आइए दोस्तों, आज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में लेके चलते हैं। ये दुनिया ऐसी है जो इंटरेस्टिंग भी है और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें बारीकी का यूज होता है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको इसके बारे में टू द पॉइंट हर एक चीज पता होनी चाहिए। मैं आपको ले जाना चाहूंगा आज से काफी पहले, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई नहीं जानता था। उससे पहले कूलॉम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उससे भी पहले यूनानी लोग, ग्रीक लोग क्या जानते थे? ग्रीक लोग केवल इतना जानते थे कि जब एबोनाइट की रॉड को फर से रब कर दिया जाए तो वो स्ट्रॉ या डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। वो ये भी जानते थे कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ दिया जाए तो वो भी स्ट्रॉ को, भूसे को या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। बात यहीं तक थी, इसके अलावा कुछ नहीं। समय बीतता गया, धीरे धीरे अपने देश में कहें तो मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल आए, कोई कुछ नहीं जानता था तब तक। इसके ऊपर पहली स्टडी बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया। स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं, उन्होंने क्या किया और उससे क्या रिजल्ट निकल के आए, जिसे आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक ग्लास रॉड लिया जिसको उन्होंने फर से रब किया हुआ था, और ऐसा ही एक दूसरा ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड सिल्क से रब किया हुआ, ग्लास रॉड सिल्क से रब किया हुआ, दोनों सिमिलर। उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसमें रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा। ऐसा ही काम उन्होंने दूसरा भी किया। एक एबोनाइट की रॉड ली। एबोनाइट की रॉड, या फिर आप आज के टर्म में प्लास्टिक की रॉड कह सकते हैं, दूसरी प्लास्टिक की रॉड ली, और दोनों प्लास्टिक की रॉड फर से रब की हुई थी या बालों से रब की हुई थी। यानी ग्लास रॉड सिल्क से रब किया हुआ, ये भी वही, रिपल्सन शो हुआ। यहां पर आपका प्लास्टिक रब विद फर या फिर बाल, इसमें भी रिपल्सन शो हुआ। ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाने लगे, ये भी दोनों एक दूसरे को दूर भगाने लगे। उसके बाद उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट जब किया, जब प्लास्टिक की एक रॉड को, ये आपका ऊपर वाली रॉड थी, रब विथ फर, और इसके पास वो ग्लास की रॉड लेकर आए। तब क्या हुआ? तब अट्रैक्शन हुआ। ये तो सिमिलर थे, ये भी सिमिलर थे, ये डिसिमिलर थे, और ऐसा हुआ कि इनसे ये तीन जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने,
उससे यह पता लगा कि जो लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, एक तो यह पता लगा कि ये चार्ज और ये चार्ज आपस में अलग अलग है। लाइक चार्ज रिपेल करते थे, लाइक चार्ज रिपेल करते थे। तो उन्होंने पहला रिजल्ट निकाला, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। यहां पर रॉड अलग अलग थी, इसमें अट्रैक्शन हुआ। दूसरा रिजल्ट उन्होंने निकाला, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ही थे जिन्होंने प्लास्टिक की रॉड में माइनस चार्ज माना और ग्लास की रॉड में प्लस चार्ज माना। और अब बड़े आसानी से हम लोग देखते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। इससे दो बातें साबित हुई, लाइक चार्ज रिपेल करते थे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते थे, और चार्ज दो प्रकार के होते थे। प्लास्टिक वाले को इन्होंने निगेटिव चार्ज माना और इलेक्ट्रॉन कहा। ये इलेक्ट्रॉन का जो शब्द है वो सबसे पहले फ्रैंकलिन साहब ने ही इस्तेमाल किया, यानी यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन मान लिया, यहां पर उन्होंने प्रोटॉन मान लिया। आज की डेट में हम लोग ये जानते हैं कि एक एटम में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं। और जितने निगेटिव उतने ही पॉजिटिव। तीन, 3, 6, 3, 9, 1, 10। ये आपके पास एक एटम का फिगर है और इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। ओवरऑल ये न्यूट्रल है। अगर आप इसमें से अभी आप देखें 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों का चार्ज कुल मिलाकर न्यूट्रल है, न्यूट्रल। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे आउट कर दिया, तो आपके पास 10 प्रोटॉन रह जाएंगे और प्लस 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 10 प्रोटॉन में से 9 प्रोटॉन को बैलेंस कर देंगे, एक एक्स्ट्रा 1 प्रोटॉन बचेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लेने पे ये ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। ऐसा ही यहां पर हुआ, जब आपने प्लास्टिक को फर से रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गए, प्लास्टिक के ऊपर फर से निकल के, और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह ग्लास रॉड को जब आपने सिल्क से रगड़ा, सिल्क से रब किया, तो इसके ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले गए और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसके बाद से फ्रैंकलिन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें क्या क्या पता लगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अटैक करते हैं। इतनी बातें फ्रैंकलिन साहब के थ्रू पता लगी और उन्होंने निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, निगेटिव चार्ज वाले को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इसके बाद इस घटना में आगे देखें कि ये अटैक कैसे करते थे, ये रिपेल कैसे करते थे। ये कूलाम साहब ने इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इसके पहले थोड़ी सी मैं आपको चार्ज के बारे में जरूर बातें बता देना चाहूंगा। चार्ज की दो प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखिए, ये तो आपको ध्यान ही है। एक तो चार्ज क्वांटाइज होते हैं, कई बार आप लोगों को क्वांटाइज शब्द सुनने को मिलेगा। ये क्वांटाइज शब्द क्या है?
क्वांटाइज शब्द का मतलब ये होता है, ये मल्टीपल्स में आपको मिलेंगे। जैसे आपका कोई एक फ्रेंड है, वो आपको आइसक्रीम देता है। वो आइसक्रीम 1/4 भी दे सकता है, हाफ भी दे सकता है, 1/10 भी दे सकता है। तो ऐसी चीजें जिसके आप जितने भी चाहें टुकड़े कर दें, वो क्वांटाइज नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो या तो 1 होंगी या 2 होंगी या 5 होंगी, वो 1 के ही मल्टीपल में डबल होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ मारा, क्या आप उसको 1/4 थप्पड़ मार सकते हैं? क्या आप हाफ थप्पड़ मार सकते हैं? नहीं, या तो 1 मारेंगे या 1 के मल्टीपल में मारेंगे। तो वो जो थप्पड़ है ये क्वांटाइज है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, या तो जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा, या फिर 20 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा, या 150 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आएगा, लेकिन कभी भी वो 1.5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ चार्ज जो है क्वांटाइज रहता है। साथ ही साथ चार्ज कंजर्व भी रहता है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज आप देखेंगे, ओवरऑल जो गिनती करेंगे आप चार्ज की, वो कांस्टेंट रहेगी। यानी चार्ज क्वांटाइज रहता है और प्लस कंजर्व रहता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बॉडी के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, तो आज आपको पता है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी ऐसा हो गया होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि एक बॉडी के ऊपर -2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, तो दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतना चार्ज है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, 4.8 आएगा, यानी इसी के मल्टीप्लाइकेशन में ही चार्ज आएगा, ना कि उल्टा सीधा कोई भी नंबर। इसका मतलब चार्ज क्वांटाइज रहता है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद उसी साल, ये बात 1700 से 1800 के बीच की है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसी सन में 10-15 साल बाद कूलाम साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बातें साबित हो चुकी थी। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये कूलाम साहब ने ड्राइव किया एक्सपेरिमेंट से। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग कूलाम साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। कूलाम साहब एक इंजीनियर थे, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करते थे। उन्होंने एक टॉर्सनल बैलेंस बनाया था। टॉर्सनल बैलेंस में एक वायर होता है। वायर आपका फाइबर का भी हो सकता है या मेटल का भी हो सकता है, और इससे एक रॉड बंधी हुई रहती है और इसको ट्विस्ट किया जाता है। जितनी ज्यादा ट्विस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें ऐंठन आती है, यानी टॉर्सन आता है। उन्होंने इस टॉर्सनल बैलेंस के किनारों पर चार्ज बॉल रखी, एक को प्लस चार्ज दिया, इसको प्लस चार्ज दिया, और इसके पास कई बार वो प्लस चार्ज रखे, कई बार माइनस चार्ज रखे, और इस पर फोर्स की स्टडी की है कि प्लस चार्ज रखने पर, डबल चार्ज रखने पर, चार्ज का अमाउंट बढ़ाने पर, डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या क्या असर पड़ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान
उन्होंने क्या देखा? पहली चीज तो ये देखी कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस डबल करने पे 4 गुना कम हो जा रहा है, डिस्टेंस 4 गुना करने पर 16 गुना कम हो जा रहा है। यानी इससे उनको आइडिया लगा कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये पहला रिजल्ट इससे निकाल लिया। दूसरी चीज, जब उन्होंने इस चार्ज के अमाउंट को डबल किया तो फोर्स डबल हो गई, इसको डबल किया तो भी फोर्स डबल हो गई, और जब दोनों को डबल किया तो फोर्स 4 गुना हो गई। इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जब इन दोनों को कंबाइंड किया गया तो फोर्स इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर रूल, जो कि आज की डेट में कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ये कूलॉम साहब ने एक्सपेरिमेंटली टॉर्सनल बैलेंस की हेल्प से ये फार्मूला ड्राइव कर दिया। वेक्टर, स्केलर उस समय इतनी चर्चा का विषय नहीं था। अब ये जो कूलॉम्स लॉ है, जो कूलॉम साहब ने ड्राइव किया, ये पहली बात तो पॉइंट चार्ज के लिए था, क्योंकि चार्ज बॉडी के लिए ये नहीं था, ये पॉइंट चार्ज के लिए था। और दूसरी बात, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट एयर में हुआ था, लेकिन ये रूल वैक्यूम के लिए, क्योंकि वैक्यूम और एयर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, तो ये एक्सपेरिमेंट एयर में हुआ, लेकिन ये नियम वैक्यूम के लिए आया। तो दो बातें इसकी हमें ध्यान रखनी है कि ओनली पॉइंट चार्ज शुड बी केप्ट हियर। यहां पर केवल पॉइंट चार्ज आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कूलॉम्स का नियम केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है, चार्ज बॉडी या बड़ा चार्ज के लिए वो नहीं लागू होता। फॉर पॉइंट चार्ज एंड फॉर वैक्यूम ओनली, केवल वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के अलावा कूलॉम्स का नियम किसी भी डाइइलेक्ट्रिक में लग सकता है, मेटल में लग सकता है। आप अगर इस नियम को मट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में, पेट्रोल में, वैक्स में, एयर में या कहीं पर भी लगाना चाहें तो आप इस नियम को लगा सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां पर कूलॉम्स के नियम की खास बात है पॉइंट चार्ज और वैक्यूम के लिए, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर ये कूलॉम्स के नियम का हम लोग थोड़ा सा और एलिब्रेट करें, थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो हम इसमें क्या देखते हैं? इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो आज की डेट में हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और बीच की डिस्टेंस R है, और सिंबल हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे वाली बॉडी पर पहले वाले के कारण फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एंड चूंकि फोर्स की डायरेक्शन भी आपको देखनी है, तो फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, यानी ये वाला यूनिट वेक्टर लगेगा 1 to 2, यानी 1 से 2 की डायरेक्शन वाला, और यहां पर यूनिट वेक्टर का निशान। यानी कि पहले वाले बॉडी ने दूसरे वाले बॉडी पर कितना फोर्स लगाया है
वो आज की डेट में आप इस फार्मूले से लिखते हैं। इस फार्मूले को ध्यान से देखें। इस फार्मूले में दो चीजें हैं। अगर Q2 को आप चेंज करें तो ये हिस्सा अनचेंज रहेगा। Q2 को आप बदल के Q3 कर दें, कोई और चार्ज ले आए, ये क्वांटिटी जो है आपकी, ये पहले वाले ने Q2 को दिया है, और यहां पर Q2 को आप बदलेंगे लेकिन ये नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी तो पहले वाले ने यहां पर दी है। Q2 को आप Q3 कर दीजिए, फोर्स बदल जाएगा, Q4 कर दीजिए, फोर्स बदल जाएगा। लेकिन उन सभी जगहों पे मान लीजिए Q2 की जगह हम Q3 रखना चाहें, और Q3 रखते हुए Q3 रखना चाहें, बाकी ये चीज सिमिलर रहेगी क्योंकि ये इसके कारण वहां पर गई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, और फोर्स ऑन 1 3 वाले चार्ज पर इतना फोर्स आएगा अगर मैं Q2 की जगह Q3 चार्ज कर देता हूं। लेकिन ये क्वांटिटी मेरी पहले वाली ही रही। इसका मतलब ये पहले वाले चार्ज का प्रभाव है यहां पर, जो कि पहले में इतना था, दूसरे में भी इतना बना हुआ है। इसी को बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड E कहा गया। इसी को बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड E कहा गया, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और इसमें भी R लगेगा यूनिट वेक्टर। यानी किसी भी चार्ज के कारण किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका यह फार्मूला है। और अगर यहां पर E को रिप्लेस कर दें तो एक और आपके पास फार्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। यानी फोर्स जिस चार्ज पे आप देख रहे हैं, और प्लस और दूसरे के कारण फोर्स इज इक्वल टू जिस चार्ज पे आप फोर्स देख रहे हैं उस पर, और ये दूसरे वाले के कारण जो इफेक्ट है वो। ये नियम जो आप देख रहे हैं, कूलॉम्स का लॉ, ये केवल तभी लगता है जब चार्ज मोशन में ना हो। अगर चार्ज मोशन में हो तो आपका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रह जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात आपको बता दें कि जो सोर्स है जिस पर आप फोर्स देख रहे हैं, एक जिस पर आप फोर्स देख रहे हैं और एक वो क्वांटिटी जिसने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये मोशन में नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट नॉट बी इन मोशन, लेकिन ये मोशन में रह सकता है। तो आज से, इसके बाद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यही समझा जाएगा कि जब जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मोशन में नहीं होना चाहिए, और जो टेस्ट चार्ज है वो मोशन में रह सकता है। अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको मिलता है तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। यानी अगर Q1 को आप मूव करवा दें तब ये रूल आपका नहीं लगेगा, Q2 को मूव करवा दें तो ये नियम लग जाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ सोर्स चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी स्टेशनरी। लेकिन जिस पे आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो मोशन में रहेगा तो भी आपका कूलॉम्स लॉ अलाउ हो जाएगा, लग जाएगा। बाकी अब हम लोग फोर्स जान लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जान लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग अलग बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाती है।